नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। इतनी देर बाद मानो सतीश की नींद टूट गई। इस सब चिल्लाहट, त्रस्त व्यस्त भाव ने उसकी विह्वलता क्षण भर में दूर करके उसे एकाएक सजग कर दिया। वह सीधे खड़ा हो गया और दोनों हाथ फैलाकर दरवाजा रोककर बोला, नहीं। सावित्री ने व्याकुल हो हाथ जोड़कर कहा, नहीं क्यों? सर्वनाश न कीजिए सतीश बाबू, रास्ता छोड़ दीजिए, मेरा सच्चा परिचय उन लोगों को मालूम होने दीजिए। सतीश ने रास्ता नहीं छोड़ा, परंतु क्या उसके दृढ़ता पूर्वक भिजे हुए होठों पर सर्प जिह्वा की तरह द्विधा विषाक्त हंसी का अति सूक्ष्म आभास दिखाई पड़ा? लगता है दिखाई पड़ा। बोला, ओह तुम्हारा सर्वनाश। नहीं, उस बारे में निश्चिंत रहो, किंतु तुम्हारा सच्चा परिचय क्या है, पहले इसे तो सुनो। सावित्री सहसा जवाब न दे सकी, केवल ताकती रही। ऐसी निरुत्तर चितवन सतीश पहले भी देख चुका है, किंतु यह तो वैसी नहीं है। इस चितवन में इतनी बड़ी चोट भी आज आग जला गई। कैसे हैं ये अद्भुत स्निग्ध करुण दोनों नयन? यह क्या वही सावित्री है? कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे कहा, मेरा परिचय कहा तो कि बासी की दासी हूं। सतीश बाबू दया करें, मैं उन लोगों को लौटा कर लाती हूं। इस अजान अंधेरे शहर में वे क्या रास्ते रास्ते भटकेंगे? यह क्या अच्छा होगा? सतीश ने जरा भी विचलित हुए बिना जवाब दिया। उनकी बुराई भलाई समझने का भार उनके ही ऊपर है, किंतु राह राह में भटकना भी अच्छा ही है। परंतु मैं भाभी को किसी तरह इस घर में प्रवेश न करने दूंगा। क्यों न करने देंगे? मैं यहां आ गई हूं इसलिए। सतीश बाबू, क्या पृथ्वी माता भी मेरे स्पर्श से अपवित्र हो गई है? सतीश ने क्षण भर मौन रहकर प्रश्न किया, तुम इस घर में आई ही क्यों? सावित्री मुंह उठाकर देख नहीं सकी। धरती की ओर देखती हुई आंसू भरे स्वर में बोली, आप मेरे पुराने मालिक हैं, इसलिए कुछ समय में कुछ भीख मांगने आई थी। सतीश व्यंग पूर्वक हंस पड़ा। बोला, कुछ समय में भीख चाहती हो? किंतु तुम्हारा कोई एक मालिक तो नहीं है सावित्री। लगता है इतने दिनों में एक एक करके सब मालिकों के घर घूम आई हो। सतीश की निष्ठुरतम चोटें उसके कलेजे को कुरेद कुरेद कर काटने लगी, किंतु उसने फिर मुंह नहीं उठाया, कोई बात भी नहीं कही। सतीश ने फिर कहा, विपिन बाबू ने तुम्हें क्यों भगा दिया? सावित्री उसी तरह चुप रही। एकाएक सतीश को बिहारी की प्रार्थना याद आ गई। पूछा, क्या भीख चाहती हो? 30 रुपए ना? सावित्री ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी, कुछ कहा नहीं। अच्छा कहकर सतीश दराज के पास जा खड़ा हुआ और क्षण भर कमरे के चारों ओर नजर डालकर कुछ देर रुका रहा। इस कमरे की नई सजावट से कुछ देर पहले ही उसे बड़ी खुशी हुई थी, अब वही उसे कष्ट देने लगी। यह पास में जो शैया है, यह भी इसी औरत के हाथ से ठीक की गई है। स्टेशन जाने के पहले इसके ऊपर कुछ लेटकर विश्राम किया था। इस बात की याद आते ही उसका सारा शरीर संकुचित हो उठा। फिर उधर से आंखें हटाकर जल्दी से उसने दराज खोला और कई नोट लेकर सावित्री के पांव के पास फेंक दिए और कहा, जाओ जाओ, लेकर विदा हो जाओ, अब कभी ना आना। सावित्री ने उनमें से गिनकर सिर्फ 3 नोट ले लिए और उठकर खड़ी हो गई।
इस समय सतीश चुपचाप देख रहा था। सावित्री के खड़े होते ही उसने उससे कुछ कहना चाहा, परंतु गले से बात न निकली। हाय रे, यह बात वह कायम नहीं रख सका। अंतिम जेठ की कड़ी धूप के समान उसका जलता हुआ क्रोध जब उस हतभागिनी को असहाय धरती के समान जला रहा था, तभी अदृश्य आकाश में उसके बूंद बूंद पानी के संचय से बड़ा सा बादल घनीभूत होता जा रहा था। वह अज्ञात रूप से इतनी जल्दी चुपचाप आकर घेर लेगा, यह बात सतीश नहीं जानता था। उसका स्वर, उसका मुंह, उसकी आंखें न जाने किस अदृश्य आक्रमण से दबती गई। फिर बड़ा जोर लगाकर उसने अपने को मुक्त करके पुकारा, सावित्री। जी। कहानी में सुनता था कि अमुक अमुक को घृणा करता है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता था। सोचता था वह सिर्फ गुस्से की बात है। कभी सोच ही नहीं पाया कि मनुष्य कैसे मनुष्य को घृणा कर सकता है। आज देखता हूं कि कर सकता है। आदमी आदमी को घृणा कर सकता है। सावित्री, कसम खाकर कहता हूं, मैं मृत्यु आने पर भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। सावित्री वैसे ही चुप है। अच्छा सावित्री, संसार में तुम्हारे लिए रुपये से बड़ा तो और कुछ नहीं है। ऐसा ना होता तो ये 3 नोट तुम किसी तरह उठा न सकती। आज मेरे पास जो कुछ है सब तुम्हें दे दूंगा, पर एक बात मुझे सच सच बता दो। पूछिए। पूछता हूं, कहकर सतीश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, प्रश्न करने में भी शर्म आती है, तब भी यह जानने की साध है सावित्री कि कभी किसी दिन किसी से प्यार किया है। सावित्री क्षण भर मौन रहने के बाद मीठे परंतु स्पष्ट स्वर में बोली, मेरी कहानी जानकर आप क्या करेंगे? सतीश को खोजने पर भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। सावित्री दरवाजे की ओर बढ़ती हुई बोली, संसार की कितनी ही बातें आप नहीं जानते, तब भी दिन तो बीत ही जाते हैं। यह बात ना जानने पर भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है ना हो, कहकर सतीश ने एक लंबी सांस को दबाने की कोशिश की, किंतु सावित्री ने सुन लिया। उसके मुंह फिराकर खड़े होते ही उसके रोग से पीले पड़े कृष्ण मुंह पर सतीश की आंख पड़ गई। चौंक कर पूछा, तुम बीमार हो क्या सावित्री? सावित्री ने मुंह झुकाकर कहा, नहीं, बड़ी रोगिणी सी दिखाई पड़ती हो। वह सब कुछ नहीं है, कहकर सावित्री ने जाने के लिए पग बढ़ाए। जा रही हो? सावित्री कुछ जवाब न देकर दरवाजे के बाहर चली गई। कमरे के अंदर से रुंधी हुई पुकार सुनाई पड़ी, सावित्री, क्या सचमुच ही तुमने एक दिन के लिए भी मुझे प्यार नहीं किया? सावित्री चौखट पकड़कर खड़ी हो गई। उसने मुंह नहीं फिराया। अंदर से सजल कंठ से इस बार रुलाई फूट पड़ी। सावित्री, एक बार तो कहती जाओ कि इतने दिनों तक क्या सपने में डूबा मैं इस दुख का बोझ ढोता रहा हूं। मेरी किस्मत में क्या सब भूल ही भूल है, सब मिथ्या ही मिथ्या है। यह असीम दुख भी क्या मेरे अदृष्ट के धोखा मात्र है? सावित्री थोड़ी देर सोचने के बाद लौटकर खड़ी हो गई और बोली, बाबू, मैं बड़ी कठिनाई में फंसकर बिहारी के पास रुपए मांगने आई थी, किंतु आपसे सच कहती हूं कि यदि मैं जानती कि ऐसे हंगामे में पड़ जाऊंगी तो नहीं आती। सतीश अवाक हो रहा। यह कंठस्वर तो शांत और मीठा है, किंतु उसमें कोमलता का लेश भी नहीं है। क्षण काल पूर्व तो वह इस स्वर में उससे भीख नहीं मांगती थी।
सावित्री ने फिर से कहा, आपने कसम खाकर कहा कि मुझे घृणा करते हैं। आपकी खुशी होने पर प्यार भी कर सकते हैं, नाराज होने पर घृणा भी कर सकते हैं। आपने वैसा किया भी है, किंतु हम लोगों के हाथ पांव बंधे हैं। इस राह पर जब पांव रखा है तब सुपथ कुपथ कुछ भी हो, उसे पकड़े चलने के सिवा तो कोई उपाय नहीं है। सतीश चुप है, स्तब्ध है, सिर्फ विह्वल और फैले हुए नैनों से उसकी ओर टकटकी लगाए देखता रहा। सावित्री यह दृश्य सहन नहीं कर सकी। दूसरी ओर मुंह फेरकर कुछ रुकी। उसकी अपनी ही कहानी उसी के कलेजे में मृत्यु बाण मार रही थी। तथापि मरणाहत सैनिक के समान अंतिम वार करने के लिए उसने सतीश के लज्जास्पद प्रेम के ऊपर तलवार चला दी। बोली, आपने पूछा था कि किसी दिन आपको प्यार किया या नहीं? नहीं, प्यार नहीं किया। वह सब मेरी छलना मात्र थी, और यह खबर आप पा ही चुके हैं कि किसे प्यार करती हूँ। सुनकर हठात सतीश के मन में आया कि उसकी ग्रह प्रतिमा को नदी के जल में विसर्जित करके पीस पास कर मिट्टी का पिंड बना कोई मानो उसी की आंखों के ऊपर फेंक गया है। उसने आंखें फिराकर कहा, जाओ जाओ तुम मेरे सामने से। सावित्री चौखट के ऊपर माथा टेककर प्रणाम करने के बाद बिना कुछ बोले चली गई। सतीश ने उधर देखा नहीं, केवल अत्यंत दूर जाते हुए पैरों की आवाज ही सुन सका। नीचे बिहारी की कोठरी में टिम टिम करता एक दीपक जल रहा था। उसी कोठरी में सावित्री ने अपने अनमुदे नयनों से लड़खड़ाते हुए प्रवेश किया और मानो दोनों हाथ बढ़ाकर कोई चीज पकड़नी चाहिए, किंतु दूसरे ही क्षण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। बिहारी उपेंद्र मंडली को कुछ दूर तक ज्योतिष बाबू के घर का रास्ता बताने के बाद 5 मिनट पहले ही लौटा था और अंधेरे में छिपा हुआ सावित्री की अंतिम बातें सुन रहा था। आज सारे दिन उसके साथ उसने न जाने कितनी बातें की थी। निष्ठुर गृहस्थ के घर काम करने जाकर जो दुख कष्ट सहे थे, रोगी होकर जो यंत्रणा सहन की थी, उसे सुनते सुनते बिहारी रो रो कर अस्थिर हो पड़ा था। तब भला बाबू के सामने सावित्री ने झूठी बातें क्यों कही, इसका कोई कारण बूढ़े की समझ में नहीं आया। सावित्री के नीचे चले जाने पर वह भी अंधेरे में बाबू की नजर से बचता नीचे आ गया था और उसे वहां न पाकर रास्ते की ओर दौड़ गया था। इधर उधर कहीं न दिखाई देने पर वह घर को लौट आया था और जल्दी जल्दी अपनी कोठरी में प्रवेश कर बस खड़ा हो गया। फिर सावधानी से खिसकाकर दीपक की लौ तेज कर दी और सावित्री के मुंह के पास आकर पुकारा, इस तरह जमीन पर क्यों पड़ी हो मां? कोई इशारा न पा स्नेह युक्त स्वर में बोला, रोगी शरीर में ठंड से बीमारी हो जाएगी मां, उठ बैठो, मैं एक चटाई बिछा दूं। सावित्री वैसे ही चुप और स्थिर रही। तब बिहारी को आश्चर्य हुआ, साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। दीपक मुंह के पास ले जाकर और झुककर देखते ही बूढ़ा चिल्ला पड़ा, मैया री, यह क्या किया मां? सावित्री की आंखें मुंदी हुई हैं, सारा मुख नीला पड़ गया है। इतनी चिल्लाहट के बाद भी वह सुबुगाई नहीं, वैसे ही मुर्दे सी पड़ी रही। ऊपर के कमरे में सतीश तब भी उसी भाव में डूबा मूर्ति की तरह बैठा था। बिहारी के रोदन के शब्द से चौंक कर उठ पड़ा। रोते हुए महाराज ने आकर खबर दी। सतीश बिहारी की कोठरी में आकर सावित्री के सिर के पास मुंह नीचा करके बैठ गया और रोशनी लेकर उसके मुख की ओर देखते ही समझ गया कि वह मूर्छित हो गई है। बोला, चिल्लाओ मत बिहारी,
उसके मुंह और आंखों पर जल के छींटे मारो और महाराज से कहो कि पंखा लेकर हवा करे। भरोसा दिलाए जाने पर बिहारी ने जोर जोर से जल के छींटे मारने शुरू कर दिए और हिंदुस्तानी महाराज मन लगाकर पंखा करने लगा। थोड़ी देर बाद सावित्री ने सांस ली और क्षण भर में ही आंखें खोल दी तथा सिर पर आंचल खींचती हुई उठ बैठी। सतीश ने कहा, महाराज थोड़ा गर्म दूध लाकर पिला दो। और बिहारी, उससे भीगे कपड़े शीघ्र बदलने को कह दो। महाराज दूध लाने चला गया और बिहारी ने मीठे स्वर में यही बात कह दी। कुछ मिनटों तक चुप रहने के बाद सतीश ने पुनः कहा, सुस्त बोध करने पर वह कहाँ चली जाएगी, इसे पूछकर एक गाड़ी मंगवा देना बिहारी। सावित्री का सारा शरीर कांप उठा, पर उसे क्षीण आलोक के कारण किसी ने देखा नहीं। वह जी जान से अपने को संभाल कर निश्चल बैठी रही। कुछ मिनट स्थिर रहने के बाद सतीश बोला, और यदि तबीयत संभली ना लगे तो ना हो, मेरे कमरे में ही लेटने को कह देना, मैं कहीं और जा रहा हूं। सावित्री को सिहरन सी अनुभव हुई। लगा कि वह किसी तरह भी अपने को पकड़कर न रख सकेगी। सतीश ने एक छोटी सी चाबी बिहारी के पास फेंक कर कहा, और देखो, दराज की चाबी तुम रखो, जितने रुपयों की जरूरत हो जाते समय वह ले जा सकती है, जिससे रुग्ण शरीर। सतीश की बातों में विष और अमृत दोनों मिले हुए थे, जिससे सावित्री का कंठ तक फेनिल हो उठा। सतीश बोला, बिहारी, मैं पथरिया घाट जा रहा हूं, कल देर से लौटूंगा। फिर एक कदम पीछे हटकर बोला, सावित्री, कोई संकोच न करना, जो जरूरी हो ले लेना। मैं चल दिया। सतीश चला गया। सावित्री पुनः धरती पर लेट गई। कलेजा जैसे फट गया हो, ऐसे स्वर में रोती हुई बोली, अरे तुमने क्यों इस पापिष्ठा को इतना प्यार किया? अभी तो तुमने कसम खाई थी कि मुझे घृणा करते हो, तब क्या यही घृणा करना है? तुम्हें इतना दुख देना, इतना झूठ बोलना, सब तुम्हारे स्नेह की आग में पड़कर राख हो गया। मुझे कौन यह बताएगा कि क्या करने से मैं तुम्हारी घृणा पा सकूंगी? बिहारी इस रोदन का जरा भी मतलब समझ नहीं सका। जरा पास सरक कर सांत्वना के स्वर में बोला, अच्छा माँ, तुमने बाबू से इतनी झूठी बातें क्यों कही? जहां गई नहीं, जो दोष किया नहीं, उन सबको किस लिए अपने ऊपर लेकर तुम अपराधी बन गई? सावित्री ने रोते रोते कहा, बिहारी, मैं धर्म नहीं जानती, मेरी सारी बातें ही झूठी हैं। वैसा कहने में कलेजा फट गया, फिर भी कहना पड़ा, किंतु कुछ भी तो काम नहीं आया बिहारी। बिहारी मूढ़ की तरह मुख की ओर देखता हुआ बोला, झूठ भला किस काम आएगा माँ? सावित्री उठकर बैठ गई और उसके मुंह की ओर देखती हुई बोली, झूठ जानते हो बिहारी, किसी काम नहीं आता। बिहारी ने एक क्षण भर सोचने के बाद कहा, आता क्यों नहीं? अदालत में तो झूठ से ही काम बनता है, वहां तो झूठी बातों का ही जय जयकार है। सावित्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बहुत देर तक स्थिर भाव में बैठे रहने के बाद कहा, क्यों इतना झूठ बोल गई? शायद किसी दिन समझ पाओगे, किंतु उसे जाने दो बिहारी। मेरी दो बातें रखोगे? रखूंगा क्यों नहीं माँ, क्या बात है? पहली बात तो यही है कि मेरे चले जाने के बाद भी किसी दिन बाबू को मत बताना कि मैं उनके सामने झूठ बोलकर चली गई। बिहारी मौन ही रहा। सावित्री ने कहा, एक बात और है, मैं अपना पता तुम्हें लिखकर बता जाऊंगी। यदि कभी समझना कि मेरे आने की जरूरत है तो मुझे लिखकर बताना। तुम्हें बताने में कोई लज्जा नहीं है बिहारी।
मुझे छोड़ दूसरा उन पर शासन नहीं कर सकता। मुझसे ज्यादा विपदा में कोई उनकी सेवा भी नहीं कर सकेगा। बिहारी रो पड़ा। आंखें पोंछकर रुंधे स्वर में बोला, सब जानता हूं मां। सावित्री उठ खड़ी होकर बोली, तब जा रही हूं, उन्हें तुम्हारे ही हाथ में सौंपे जा रही हूं। देखो बिहारी, मेरी दोनों बातें रखना। भगवान करे तुम लोग सुख से रहो, जिससे मुझे अपना जला मुंह लेकर तुम लोगों के सामने आना न पड़े। इतना कहकर आंखें पोंछ सावित्री आगे बढ़ी। रास्ते पर आकर बिहारी ने भाड़े पर गाड़ी ठीक की और सावित्री को उस पर बिठाने के बाद झुककर प्रणाम किया। आंखें पोंछकर और गला साफ करके बोला, मां, मेरा भी एक निवेदन है। आज जैसे पुत्र की तरह मुझे ग्रहण किया है, उसी तरह जरूरत पड़ने पर फिर मुझे याद करना। दूसरे दिन सुबह जब सतीश की अतृप्त निद्रा टूटी, तब काफी देर हो चुकी थी। बिहारी ने आकर हुक्का दिया। हुक्का देकर वह बाहर जा रहा था कि सतीश ने पुकार कर कहा, सुनो बिहारी, कल वह यहां कब आई थी? उसने सिर नीचा किए हुए मीठे स्वर में कहा, दोपहर के समय। उसे इस घर का पता कैसे लगा? यह तो मुझे नहीं मालूम बाबू। सतीश ने उसके मुंह पर कठोर दृष्टि डालते हुए कहा, क्यों रे बिहारी, तूने क्या सचमुच मुझे इतना मूर्ख समझ लिया है कि मैं इतना भी समझ नहीं सकता? सच सच बोल। बिहारी आश्चर्य से अपनी दोनों आंखें फाड़कर मालिक के मुंह की ओर देखता रहा। सतीश ने कहा, क्या देख रहा है रे? तू विपिन के यहाँ नहीं गया? सावित्री के साथ तेरी भेंट मुलाकात बातचीत नहीं होती? नहीं बाबू, कहकर बिहारी के बाहर जाने की चेष्टा करते ही सतीश बड़े ही क्रुद्ध स्वर में बोला, खड़ा रह, तूने उसे इस स्थान पर आने को नहीं कहा था? बिहारी ने चुपचाप सिर हिलाकर बताया, नहीं। सतीश ने धमका कर कहा, फिर वही नहीं। बिहारी सिर झुकाए हुए था। चौंक कर मुंह उठा इधर ताकने लगा। सतीश कहने लगा, फिर नहीं। तब उस शैतान को इस घर का पता कैसे लग गया? जाओ तुम उसी के पास, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अपने घर में शत्रु का पोषण नहीं कर सकता। तुम आज ही चले जाओ, मैं तुम्हें जवाब देता हूं। बिहारी ने कोई भी बात नहीं कही, सिर्फ उसके विस्मय से फैले हुए दोनों नयनों से आंसुओं की धारा बह चली। सतीश ने इन आंसुओं को देखा, क्षण भर मौन रहकर प्रश्न किया, रात में वह कहां चली गई? बिहारी ने आंखें पोंछकर कहा, मुझे नहीं मालूम। चिट्ठी में अपना ठिकाना लिख भेजने को कह गई थी। सतीश फिर थोड़ी देर ठहर नरम होकर बोला, बड़ी रोगिणी लगती थी। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, हां। लगता है उस जगह अब नौकरी नहीं रही। बिहारी ने उसी तरह सिर हिलाकर स्वीकृति दी। सतीश फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, किंतु इस बार तुम्हें सावधान किए देता हूं बिहारी, मेरे बासे में वह फिर ना आवे और किसी प्रकार दूर से भी मेरे साथ भेंट ना करे। मेरी चाबी कहाँ है? जाते समय कितने रुपए उसे दिए? बिहारी ने चाबी बाहर निकाल कर कहा, रुपए नहीं दिए। नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? तुम्हें तो देने को कह गया था। उन्होंने नहीं लेना चाहा, कहकर बिहारी बाहर हो गया। सतीश ने उसे फिर से बुलाया। सावित्री मौजूद नहीं है। बिहारी उसे प्यार करता है, इसलिए उस बिहारी को भी चोट पहुंचाने से उसका कुछ क्षोभ मिट सकता है। उसके सामने आते ही सतीश ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों में क्या सलाह बात हुई?
अब बिहारी अपने को दबा कर न रख सका। आंसू से रुंधे गले के साथ बोला, बाबू, मेरे जैसे आदमी के साथ सावित्री क्या सलाह बात करेगी? आपके चरणों में जो दोष अपराध किया हो उसके लिए जो दंड आप देंगे माथा झुकाकर स्वीकार करूंगा, किंतु बूढ़े आदमी को इस तरह जलाइए नहीं। इतना कहकर वह झरझर आंसू बहाता हुआ रोने लगा।